तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं हूँ आपका प्यारा दुलारा सनी। आप माने या ना माने, हम ऐसा कहते रहेंगे। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम शुगर कैन के रेड रॉट डिजीज़ को पढ़ने वाले हैं, जो कि बीएससी थर्ड ईयर में भी है और बीएससी फर्स्ट ईयर में भी है। तो ये दोनों के लिए ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम इसे ही पूरे अच्छे तरीके से क्लियर करके इसकी कहानी ख़त्म करके इसको रख देंगे साइड में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आपको तो पता ही है कि अपना काम बेसिक से होता है, तो सबसे पहले इसके बेसिक पे आते हैं कि ये है क्या। ठीक है, देखिए, रेड रॉट का मतलब होता है लाल सड़न रोग। ठीक है, ये शुगर कैन में आपने देखा भी होगा, बहुत बार देखा होगा। अभी मैं आपको अपनी एक कहानी भी बताता हूँ। तो क्या होती है कि आप ये देख रहे हैं फोटो, इस फोटो में ये जो लाल लाल वाला पार्ट नहीं हो गया है, यहीं पर अभी नहीं दिख रही है, बाद में एडिटर भैया लगा देंगे, लेकिन यहाँ पे एक फ़ोटो आपको दिखेगी, वहाँ पे रेड रेड पॉइंट करके दिखेगा। उस तरीके से ना आपके शुगर कैन में हो जाता है। और ये मोस्टली ये डिजीज़ सबसे पहले आपके स्टेम को, आपकी तने को प्रभावित करता है। ठीक है, ये जो डंठल है, ये जो डंठल है आप कह लीजिए, स्टाल कह लीजिए, इसको प्रभावित करता है। और साथ ही साथ इसकी पत्तियों को भी प्रभावित करता है, जिसकी वजह से, इस डिजीज़ की वजह से शुगर की क्वांटिटी इनके अंदर, यानी कि सुक्रोज की क्वांटिटी बहुत कम हो जाती है। ऐसा कहा जाता है और माना भी जाता है कि करीबन करीबन 40 से 50% तक शुगर की मात्रा इस रोग की वजह से कम हो जाती है। अब बात करते हैं अपने पागलपन की। तो बात कुछ ऐसी है कि जब मैं छोटा था, तब इस तरीके से जब एकादशी आती थी तो हम बाहर से खरीद के ले आते थे। ठीक है, तो उसमें से जब नीचे पे आते थे, मतलब ऊपर का तो पार्ट सही रहता था, जब हम नीचे उसको चूहते हुए आते थे, ठीक है, तो उस टाइम पे ऐसे करके कुछ कुछ डंठल निकल जाया करते थे। डंठल मतलब ये जो दो गांठों के बीच का पार्ट हो गया ना, उसकी बात कर रहा। इस तरीके से कुछ कुछ जो गांठ होती हैं, वहाँ पे वो इस तरीके से लाल सा बीचों बीच, जब आप उसको फोड़ेंगे, यानी मतलब काट के बीच से अलग करेंगे, तो उसके बीच में ऐसे ही लाल लाल हुआ करता था। उस टाइम पे मुझे उतनी नॉलेज थी नहीं, मैं उसको भी खा के चेक किया हुआ था। ठीक है, और आप मानेंगे नहीं, या आप करके ट्राई कर सकते हैं, वैसी उम्मीद नहीं करूँगा, लेकिन अगर आप देखेंगे तो वो पार्ट को जब आप चूहेंगे, यानी कि उसको जब चूसने की कोशिश करेंगे, तो उसमें से बिल्कुल भी जूस नहीं निकलता है, रस बिल्कुल भी नहीं निकलता है। वो एक तरीके से लकड़ी के समान हो जाता है, उसमें से रस बिल्कुल ख़त्म हो चुका होता है और बहुत ही अजीब सा टेस्ट आएगा अगर आप खा लेंगे। ठीक है, अब आपने इसे खा के ट्राई नहीं करना है, वो तो मैंने किया है, मैंने खाया है। जब मैं हूँ तो आपको खाने की ज़रूरत क्या है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करा कि क्या चीज़ें होती हैं। बाकी आप सभी ने इसे कभी ना कभी देखा होगा, और नहीं देखा होगा तो आज अभी एडिटर भैया यहाँ पे लगा देंगे, तब आप अच्छे से देख के समझ जाइएगा। चलिए अब बात करते हैं एक एक चीज़ की लाइन वाइज। तो सबसे पहली बात, आप जान चुके हैं इसका नाम क्या है। इस रोग का नाम है रेड रॉट ऑफ शुगर कैन। ठीक है, शुगर कैन का लाल सड़न का रोग, यही इसका नाम है। ठीक है, बात की जाए ये किसकी वजह से होता है, यानी कि रोगवाहक क्या है, पैथोजन क्या है, तो उसका नाम है कोलेक्ट्रोट्रिकम फैल्कटम। ऐसे पढ़िएगा, कोलेक्टोट्रिकम फैल्कटम, ऐसे वर्ड मीनिंग क्लियर रहेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप किस वे में पढ़ रहे हैं, उससे आपकी वर्ड मीनिंग क्लियर हो जाए, तो इससे बढ़िया पढ़ने का और कोई तरीका ही नहीं है। तो कोलेक्टोट्रिकम फैल्कटम, इससे वर्ड मीनिंग क्लियर हो जाएगी। तो इस तरीके से आप पढ़िएगा। तो ये इसके पैथोजन का नाम है, जो कि एक प्रकार का ही फंगी है। ठीक, तीसरी बात, इसका होस्ट प्लांट क्या है, यानी कि ये किस प्लांट के ऊपर रहता है। तो आपको पता ही है कि शुगर कैन के ऊपर रहता है। तो शुगर कैन का जो बॉटनिकल नेम है या साइंटिफिक नेम है वो क्या है, तो आपको पता ही है कि उसकी जो सबसे फेमस स्पीसीज है, यानी कि ऑफिसनेरम, तो उसी के ऊपर यह डिजीज़ सबसे पहले, मतलब इस डिजीज़ का होस्ट प्लांट वही है। ठीक है, तो नाम क्या था आपको पता ही होगा, सैकरम ऑफिसनेरम। आपको पता है कि सैकरम उसकी जीनस का नाम है, यानी कि शुगर कैन की जो सबसे फेमस जीनस है उसका नाम है, और ऑफिसनेरम क्या है, वो उसकी स्पीसीज है, वो भी आपको पता है। ये सब चीज़ें आपने शुगर कैन वाले टॉपिक में देख रखी है, और अगर नहीं देखी है तो जाइए और जाके देख लीजिएगा। अगर आपके ये टॉपिक में, यानी कि अगर आपके ये सिलेबस में होगा तब। थर्ड ईयर के सिलेबस में है, फर्स्ट ईयर में है कि नहीं वो अभी मुझे पता नहीं है। हाँ, लेकिन बीएससी थर्ड ईयर में है ये पता है, और ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ये तो थर्ड ईयर और फर्स्ट ईयर दोनों में है, तो ये डाउट मत रखिएगा। अब बात करते हैं इसके इन्फेक्टेड पार्ट की, यानी कि किस पार्ट को ये अफेक्ट कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा आपको पता ही है ये स्टेम पर, इनके तनों पर, जो इनका डंठल नहीं होता है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है।
है, इसके अलावा पत्तियों के ऊपर भी प्रभाव डालता है। देखिए क्या होता है कि जब ये पत्तियों को कवर कर लेता है इसकी वजह से, तो क्या होता है जो उसका ऊपर का समझ लीजिए कि जो पत्तियों की सतह के स्टोमेटा होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। इसकी वजह से डैमेज हो जाने की वजह से वो उस तरीके से ट्रांसपिरेशन, माफ कीजिएगा, उस तरीके से वाष्पोत्सर्जन यानी कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं कर पाते हैं। अगर वो प्रोसेस नहीं कर पाते हैं तो उसी की वजह से जो आपका ये शुगर कैन का ये डंठल है, ये जो आपकी पेड़ है या जो भी कह लीजिए, इसके अंदर उस मात्रा में सुक्रोज का फॉर्मेशन नहीं होता है, यानी कि उस मात्रा में शुगर का फॉर्मेशन नहीं होता है। और इसी वजह से इसमें करीबन 40 से 50% तक या 30 से 50% तक शुगर की कमी हो जाती है अगर किसी भी शुगर के प्लांट को ये डिजीज हो जाए तो। अब जरा सा इन चीज़ों के बारे में जल्दी जल्दी से जान लीजिए, ठीक है। सबसे पहले इस डिजीज़ को कहाँ देखा गया था, ठीक है। सबसे पहले ये आपके इंडोनेशिया का एक आइसलैंड है जहाँ का नाम है जावा, ठीक है। जावा नाम का एक द्वीप है, वहाँ पर 1893 में वेंट एक साइंटिस्ट का नाम है, उनके द्वारा यहाँ पर देखा गया था, ठीक है। सबसे पहले कहाँ देखा गया था? इंडोनेशिया के जावा आइसलैंड पर। कब देखा गया था? 1893 में। इतनी टॉपिक क्लियर, इतनी बात क्लियर। आगे चलते हैं। इसे रेड रॉट नाम किसने दिया? तो इसे नाम दिया था बटलर ने। वो भी कब दिया था? 1906 में, ठीक है। 1906 में ईजे बटलर, हाँ माफ़ कीजिएगा, शायद यही नाम था कुछ। 1906 में ईजे बटलर करके एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने, माइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ही सबसे पहले इसे रेड रॉट नाम दिया था। आप थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लीजिएगा, शायद ईजे बटलर ही नाम था। बटलर था, मतलब वो जो स्टार्टिंग के ईजे है वहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, शायद जेई था या ईजे, ऐसा ही कुछ था। लेकिन इतना मेरे को क्लियर है कि ईजे बटलर ने या जेई बटलर ने 1906 में सबसे पहले इसे रेड रॉट नाम दिया था, ठीक। अरे मालिक पागल हो क्या? जब तुमको नहीं पता होता है तो बहका दिया करो ना, सिर्फ बटलर ही बोला होता, पूरा नाम बोलने की क्या जरूरत थी? बच्चे जान जाएंगे, वापस नहीं आएंगे, तुमको कमज़ोर भी समझेंगे अलग से। आज तुम मालिक बेइज्जती करवा दिए हमारी, हमसे पूछ लिए होते, हम बता दिए होते, काहे लिए ऐसा काम करते हैं। हाँ तो ठीक है। तो आगे देखिए, टॉपिक कुछ ऐसी थी, मतलब हम यहाँ पे थे। तो ये 1906 में बटलर ने नाम दे दिया था, ठीक है। भारत में ये कब देखा गया था? तो भारत में ये सबसे पहले 1901 में, ठीक है, 1901 में आंध्र प्रदेश में देखा गया था। वो ऐसा कहा जाता है कि आंध्र प्रदेश के गोदावरी जो डेल्टा पड़ता है वहाँ पर इसे सबसे पहली बार रिपोर्ट किया गया था। कब? 1901 में। तो ये चीज़ें भी क्लियर हो गई। अब चलते हैं कि ये भारत में कब फैलना स्टार्ट हुआ, एपिडेमिक की तरह, एक तरीके से समझ लीजिए महामारी के तौर पे कब फैलना स्टार्ट हुआ था। तो 1939 से 1940 के सीज़न में ये बहुत तेज़ी से नॉर्थन इंडिया में फैला था, ऐसा माना जाता है। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। तो चलिए आप सब ये सब चीज़ें फारसी लैंग्वेज में भी देखते चलिए। मैं भूल गया था, देखिए लिखा हुआ है इट इज़ अ सीरियस एंड डिस्ट्रक्टिव डिजीज ऑफ शुगर कैन, यानी कि बहुत ही गंभीर और बहुत ही विनाशकारी डिजीज़ है किसकी? शुगर कैन की, ठीक है। ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन दोनों जगहों पर पाई जाती है जहाँ भी भारी मात्रा में शुगर कैन को कल्टीवेट किया जाता है, ठीक है। इसके बात की जाए, ये सबसे पहले आपका कहाँ पे देखा गया था? 1893 में देखा गया था, जावा में देखा गया था। वो क्या है? वो कि इंडोनेशिया का एक आइसलैंड है। किसने खोजा था? वेंट ने खोजा था। उसके आगे चलते हैं सबसे पहले। फिर उसके बाद भारत में ये सबसे पहले कहाँ देखा गया था? 1901 में आंध्र प्रदेश में देखा गया था। कहाँ पे? डेल्टा पे, ठीक है, गोदावरी डेल्टा के पास देखा गया था। इसके अलावा बात की जाए, ये डिजीज एपिडेमिक के फॉर्म में 1939 से 1940 के बीच में फैला, नॉर्थन इंडिया में फैला, यूपी बिहार में इन जगहों पर फैला था। और शायद फिर ये बाद में भी ये चीज़ें कंटिन्यू रही थी, ठीक है, फैलने वाली प्रोसेस बाद में भी चली थी। अलावा देखिए फारसी में लिखिए इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि बहुत बड़े पैमाने पर ये फैला हुआ था थ्रू आउट द शुगर ग्रोइंग कंट्रीज, जहाँ जहाँ पर भी शुगर पैदा की जाती है उन सभी कंट्री
कंट्रीज़ में, पूरी दुनिया भर में ये बहुत तेज़ी से, ये वाइडली बहुत बड़े फॉर्म में फैला हुआ था, ठीक है। एंड इन फैक्ट इट इज़ एक्सट्रीमली डाउटफुल इफ़ देयर आर एनी शुगर कैन ग्रोइंग एरियाज वेयर इट डज नॉट एग्जिस्ट। यानी कि सिंपल सा कहना ये है कि ये बहुत ही डाउटफुल था कि कोई ऐसा एरिया है जहाँ पर ये नहीं एग्जिस्ट करता हो, यानी कि रेड रॉट डिजीज़ नहीं एग्जिस्ट करता हो, नहीं वहाँ पर पहुँचा हो। Although it may be much more destructive in some places than other, ये बात अलग है कि कुछ जगहों पे ये बहुत ज़्यादा विनाशकारी था और कुछ जगहों पर कम था, मतलब इसमें फ़र्क देखने को मिल जाता था, ठीक है। बात की जाए आगे तो इन इंडिया द डिजीज़ अपीयर्ड इन नॉर्थन इंडिया, वही जो मैंने आपको बताया था कि भारत में यह डिजीज़ सबसे पहले अपीयर जहाँ पे हुई थी, जहाँ पे सबसे पहले प्रकट हुई थी वो आपका नॉर्थन इंडिया था ड्यूरिंग 1939-1940, मतलब इसी के आसपास यह आपके नॉर्थन इंडिया में आपका फैला था, ठीक। एंड द डिजीज अटैक्स स्टैंडिंग कैन्स यानी कि शुगर कैन्स एंड कॉजेज ह्यूज लॉसेस ऑफ द कल्टिवेटर्स एंड मिलर्स, यानी कि कहा गया है कि ये जो डिजीज़ है वो स्टैंडिंग शुगर कैन्स के ऊपर, यानी कि जो खेत की फसल है, खड़ी फसल है, उसी के ऊपर अटैक करता था और बहुत भारी प्रभाव डालता था, बहुत गहरा लॉस डालता था, घाटा डालता था फार्मर्स के ऊपर यानी कि कल्टीवेटर्स के ऊपर और मिलर्स के ऊपर यानी कि जो फैक्ट्रीज़ हैं उनके ऊपर, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि हमें ये इकोनॉमिकली रूप से बहुत ज़्यादा परेशान करता था, बहुत भारी नुकसान में डालता था, इतनी सी बात कह सकते हैं, या बहुत हिंदी में कहें तो आर्थिक रूप से हमें परेशान करता था, ठीक है। और इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको हिंदी लिखवाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो मेरे से मेहनत मत करवाइए, बेचारा एडिटर लिख लिख के मर जाएगा। वैसे भी इतना कुछ लिखा है, अब कितना ही लिखेगा, ठीक है। तो आप सुन के हिंदी लिख लीजिएगा, वरना कहेंगे तो फिर भेज ही देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है मालिक बड़ा आया, मैं ना लिखूँ, इतना थोड़ी ना लिख पाऊँ, वैसे भी इतना कुछ लिख दिया, एक के बतिया घुमा फिरा तहरा के वही में लिखवाए, इतना लंबा हम ना लिखूँ। बात सबके सामने हमारी बेइज्जती करता है बदतमीज इंसान, अगर बच्चा बोलेंगे तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। यही काम के लिए तेरे को धरा गया है तो लिखना पड़ेगा, ठीक। तो चलिए आगे चलते हैं। एक चीज़ रह गई है, वो ये है कि ये आपकी एक एंडेमिक डिजीज़ है, ठीक है। एंडेमिक मतलब समझ रहे हैं, एंडेमिक मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में फैलेगी, ठीक है। जैसे मान के चलिए कोई एक पर्टिकुलर एक खास जगह पे फैलेगी, ठीक है, उस जगह पर। एपिडेमिक का होता है मतलब महामारी पूरे राज्य को घेर ले, पूरा का पूरा देश खराब कर दे। जैसे कि कोरोना एक तरीके की एपिडेमिक थी, महामारी थी, हर तरफ चारों तरफ फैलती फैलती जा रही थी। ये एक पर्टिकुलर एक एरिया में फैलती है, ठीक है। इस वजह से ये एंडेमिक डिजीज़ है, ठीक। एंडेमिक यानी कि एक पर्टिकुलर जगह पे फैलेगी, ठीक। जैसे यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब, इन राज्यों में ज़्यादा होती है, बाकी अन्य राज्यों में नहीं होती है। तो बस यही कहना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप बात समझ रहे होंगे। यार आप लोग इतने प्यारे बात समझ जाते हैं, फिर भी आपको समझाते रहते हैं, तो बस अब यहीं पे कहानी ख़त्म करते हैं। बहुत आपने समझ लिया, अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम बात करेंगे इनके सिम्टम्स की, ठीक है। सिम्टम्स में देख लीजिए, कुछ नहीं है, कोई खास सिम्टम नहीं है, आपको पता ही होगा क्या हो रहा है। इसके खासकर तने के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, इसकी पत्तियों के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तने पर क्या पड़ता है वो भी सुन लीजिए। तने के ऊपर अलग अलग प्रकार के, अलग अलग शेप के, ठीक है, लाल कलर के धब्बे बन जाते हैं, स्पॉट्स बन जाते हैं, या आप उसे कह सकते हैं लेसन्स बन जाते हैं, यानी कि घाव बन जाते हैं। घाव कह सकते हैं, चाहे आप स्पॉट्स कहिए, सबसे अच्छा होगा कि दाग धब्बे बन जाते हैं। तो अलग अलग इरेगुलर शेप के, कोई शेप नहीं है उसका, अलग अलग शेप के आपके धब्बे बन जाते हैं, ठीक। इसके अलावा पत्तियों के ऊपर क्या होता है, जो पत्तियां हैं उन पत्तियों की जो मीट मतलब बीच का पार्ट होता है उसको कहते हैं मिडरिब, ठीक है। जो उसका बीच वाला पार्ट होता है वो एकदम रेड रेड हो जाता है। वो मैं आपको कोशिश करूँगा कि किसके माध्यम से, फिगर के माध्यम से आपको शो करूं। तो जो पत्तियों का बीच वाला पार्ट होता है और जो इंटरनोड वाला पार्ट है वो भी आपका, उसके ऊपर भी लाल लाल कलर के चकत्ते पड़ जाते हैं, धब्बे पड़ जाते हैं। ये चीज़ होती है, सबसे पहला इसका प्राइमरी सिम्टम यही है। कुछ कुछ आपको याद आ रहा होगा अगर आपने शुगर कैन का पढ़ा है, याद है आपको लीफ हॉपर, याद है शुगर कैन लीफ हॉपर, पायरेला परप्यूसिला, अगर वो चीज़ याद होगी तो ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। और अगर अब तक नहीं देखा है वीडियो तो आप यहाँ से जाकर प्लेलिस्ट में ये वीडियो पढ़िए, देख सकते हैं, सेल्फ प्रमोशन चलिए,
तो क्या होता है, जो ये इन्फेक्शन है जब वो प्लांट के ऊपर, जो आपका शुगर कैन का प्लांट है इसके ऊपर जब फैल जाता है तो उसकी वजह से क्या होती है कि वो सड़ने लगता है, मुरझाने लगता है। अब इस तरीके की चीज़ें होने लगती है, ठीक है। तो इसी की वजह से जब ये पत्तियों के ऊपर ऐसी चीज़ें हो जाती हैं तो इसके वजह से, पत्तियों के डैमेज हो जाने की वजह से इसके अंदर, शुगर कैन के अंदर शुगर की ही मात्रा कम हो जाती है। शुगर कैन नाम के अंदर ही शुगर की मात्रा कम हो जाती है, सुक्रोज का फॉर्मेशन उस तरीके से नहीं हो पाता है। इस वजह से इसकी मिठास में कमी आती है, बहुत कमी आती है, ठीक है। तो उम्मीद है चीज़ें आप समझ रहे होंगे। तो इस इन्फेक्शन की वजह से ये जो आपका शुगर कैन का प्लांट है वो सड़ने गलने लगता है। ये जो आपका डंठल है, स्टाल्क है, ये भी आपका सड़ने गलने और मुरझाने लगता है, चीज़ें ख़त्म। और जो ये जो लाल कलर आता है, जो इसमें लाल कलर आ रहा है, वो आपको पता ही है कि जो आपका कोलेक्टोट्रिकम नाम का, जो आपका कोलेक्टोट्रिकम फैल्कटम नाम का जो आपका पैथोजन है, जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यही ये डिजीज़ क्रिएट कर रहा है। तो वही एक तरीके का रेड कलर का पिगमेंट रिलीज करता है जिसका नाम है हेमेट्रोक्रोम, ठीक है। हेमेट्रोक्रोम ऐसा ही कुछ नाम है। उसी की वजह से ये डिजीज़ होती है और वो रेड कलर आता है, ठीक है। रेड कलर का पिगमेंट छोड़ता है, उसका नाम है हेमेटोक्रोम, ठीक है। उसी की वजह से ये आपका रेड रॉट डिजीज होता है या रेड कलर आता है। और वही चीज़ यहाँ पे फारसी में लिखी है, आप देख सकते हैं कि आफ्टर इन्फेक्शन द कोलेक्ट्रोट्रिकम produce a red color pigment hematochrome and the disease is known as a red rot। यानी कि वो जो आपका कोलेक्ट्रोट्रिकम है वो आपका क्या करता है, वो एक तरीके के रेड कलर का पिगमेंट रिलीज करता है, उसका नाम ये था और उसकी वजह से ये हो जाता है। बार बार मत बुलवाइए, मेरे से बोला नहीं जा रहा। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया हो कि क्या इसके सिम्टम्स है, ठीक है। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे, बहुत प्यार से समझिए। अब बात करते हैं कॉजल ऑर्गेनिज्म की, यानी कि किसकी वजह से ये डिजीज़ होता है। आपको पता ही हो गया है लेकिन फिर भी हम बता देते हैं किसकी वजह से, किसकी। तो ये होता है इसकी वजह से, यानी कि जो आपका कोलेक्ट्रोट्रिकम फैल्कटम नाम का जो पैथोजन है उसी की वजह से ये डिजीज़ फैलती है, ये डिजीज़ होती है, जो भी कह लीजिए। और ये डिजीज़ को ले जाने का काम आपको पायरेला परप्यूसिला करता है, वो वेक्टर के रूप में वर्क करता है। और ये आपका पैथोजन है यानी कि रोगाणु है। कौन है वो आपको पता ही चल गया है कि कोलेक्ट्रोट्रिकम फैल्कटम है, या कह सकते हैं ये क्या है, एक तरीके का फंगी होता है, ठीक है। एक तरीके की फंगस है। आज हमने काम भर का पढ़ लिया है। अब थोड़ा सा आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी का भी बहुत सुंदर सा उद्देश्य है वे सुनने का, इसलिए मैं आपको सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए कुछ कहानी की बात ये है, कहानी बिहार की है। बिहार में एक जगह है, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आपको विश्वास भी हो जाएगा, आप देख लीजिएगा। एक जगह है, वहाँ पर दो प्रेमी प्रेमिका थे, ठीक है। वो आपस में प्यार करते थे। ध्यान दीजिएगा, कैटेगरी सेम थी, यानी कि कास्ट सेम था, दोनों ही लोग यादव थे। और शायद ही किसी एक का यहाँ पे नानी का घर था, ठीक है। किसी एक का नानी का घर था यहाँ पे, ठीक। तो भैया अपना प्यार का सिलसिला चल रहा था, दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छे से प्यार करते थे, लड़की भी और लड़का भी, ठीक है। यहाँ तक बात सही थी। फिर क्या हुआ, एक दिन लड़की की जो भाभी थी उन्होंने उस लड़के को फ़ोन किया कि भैया तुम मेरे घर पे आ जाओ रात के समय। ध्यान दीजिएगा, रात के समय, रात के 2 बजे के करीब उन्होंने कहा कि तुम मेरे घर पे आ जाओ, हम तुम लोगों की शादी उससे करा देंगे, उससे संबंधित कुछ बातें करनी है। तो ये भी बेचारा थोड़ा मासूम ही कह लीजिए, थोड़ा पागल भी कह लीजिएगा, ठीक है। तो बस विश्वास, ये जो विश्वास वाला वर्ड है ना, उसी विश्वास पे ये चला गया, ठीक है। वहाँ चला गया, वहाँ पे चीज़ें हुई। वहाँ जाते ही भाभी ने सबसे पहले इसको रूम में डाला और बंद कर दिया, सुटकुनी उटकुनी मार के भाभी यहाँ से गायब। अब कहानी का सेकेंड मोड सुनिए। जो इसकी प्रेमिका थी वो अपने रूम से बाहर निकलती है तो देखती है कि सामने वाले रूम की अब तक लाइट जल रही है। तो वो जब वहाँ पे जाके देखती है खिड़की से, तो उसका प्रेमिका, मतलब उसका प्रेमी, माफ़ कीजिएगा, जो छोटू नाम है उसका, वो वहाँ पे बैठा था। तो वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, इतनी रात को तुम यहाँ क्यों आए, ऐसी सी चीज़ें कहती है। तो जो छोटू है वो आरती से कहता है कि नहीं, तुम्हारे घर वाले बहुत अच्छे हैं, तुम्हारी भाभी ने मुझे बुलाया है और बोला है कि हम दोनों की शादी करवाएंगी, तुम चिंता मत करो। लेकिन आरती कहती है नहीं तुम जाओ, ये लोग बहुत झूठ बोल रहे हैं, तुमको मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सारी चीज़ें बोली। लेकिन लड़के ने कुछ भी नहीं सुना और वहीं पे वो वेट करता रहा। अब ये क्या कि अब ये लड़की वहाँ से भाग के गई इसके मामा के यहाँ, इस लड़के के मामा के यहाँ गई और वहाँ पे जाके उससे बोला कि देखिए आपका लड़का ऐसे से फंसा हुआ है, ये चीज़ें हैं, जल्दी वहाँ पे चलिए। मामा ने आँख मीचते हुए सीरियसली नहीं लिया।
और वो उससे बोले आरती से कि तुम जाओ सो जाओ, कोई बात नहीं, वो लोग डराने के लिए ऐसा कर रहे होंगे, हम सुबह में बात करेंगे, बताइए ऐसा ऐसा हम लोग हैं, लेकिन ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये फिर वापस गई, फिर ये हुआ। तब तक घर पे जो लड़की के जो और भी लोग थे, उसके पिताजी, उसकी मम्मी, पता नहीं शायद उसकी मम्मी थी कि नहीं ये तो नहीं पता, ये उसके पिताजी, उसका भाई, उसकी भाभी, उसका देवर, इस तरीके के लोग आए और उस रूम में गए और उससे पूछे तुमको इससे शादी करनी है। और उसने जैसे ही इसने कहा कि हाँ मेरे को करनी है, आंखें झुका के ऐसा कहना है, तो फिर उसके बाद इन लोगों ने उसको मारना स्टार्ट कर दिया। बहुत मारा, डंडा लातन मुक्कन जो भी मारना था मारा पीटा, बहुत मारा पीटा, बहुत मारा पीटा। उसके बाद में लास्ट में करंट दिया, करंट दे के उसको मार दिया। ठीक, अब बात करते हैं थर्ड पक्ष की। ठीक है, तो वो लड़की इसके बाहर ही बैठ के चिल्ला रही थी, यहाँ वहाँ चिल्लाई, इसके पापा को फ़ोन लगाई, वो भी आए, लेकिन बोलेंगे देखिए आपके लड़के को सब मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो भी आए, जल्दी जल्दी अकेले आए। ध्यान दीजिएगा, जब अकेले भाग के आए, जो भी हुआ चीज़ें हुई, लोग गाँव के बाहर भीड़ लग गई थी, मतलब घर के बाहर भीड़ लग गई थी, सब कुछ हुआ, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। सब कुछ वैसे ही, लोग बाहर खड़े होकर पता नहीं क्या कर रहे थे, भगवान जाने। बाद में उन लोगों ने गेट खोल के ट्राई किया, तब तक वो शायद मर चुका था। ठीक है, शायद मर चुका था। उसके बाद ये जो लड़की के घर वाले हैं, फिर इस लड़की को भी लेके गए हैं और उसको भी वैसे ही पूछा कि तुम्हें इससे शादी करनी है। इसने बोला हाँ, तो इनको भी कूटा, लेकिन इसको इन लोगों ने बचा लिया, गाँव वालों ने बचा लिया, लेकिन ये बेचारा तो मर गया। चलिए, ये बात भी सही है। अब यहाँ पे थोड़ी सी गलती लड़की की ये हो गई कि इसने सबसे पहले पुलिस को कॉल क्यों नहीं किया। 100 नंबर डायल करके कुछ देर में ही तो पुलिस आ जाती, और पुलिस का डर अलग होता है और इन लोगों का डर अलग होता है, ये चीज़ तो आपको माननी चाहिए। दूसरी बात, वो लड़का बहुत बड़ी गलती कर चुका है, लेकिन अब वो इंसान नहीं है। उस बारे में बात करके सिर्फ और सिर्फ आप ये चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन मैं सोच नहीं पा रहा कि किस तरीके के माँ बाप हैं, भैया हैं, जो भी हैं, किस तरीके के, किस लेवल के हैं। अगर ये लड़की कहीं कुछ ऐसा की होती है कि एक धर्म का फ़र्क होता है, यानी कि ये कहीं हिंदू हो और किसी मुस्लिम से शादी करे, वहाँ पे धर्म का अंतर होता है, वहाँ पे आपकी पूरी लाइफ साइकिल चेंज हो जाती है, तो वहाँ पे तो बात समझ में आती है। लेकिन ये कास्ट का भी अंतर न होते हुए, सेम कास्ट में होते हुए भी इस तरीके की मानसिकता किस तरीके से उनके अंदर बस चुकी थी, इतनी ज़्यादा बस चुकी थी कि ऐसा काम कर लिया, और ऐसा काम करते पहले सोचा भी नहीं। बहुत ही ज़्यादा गिरी हुई मानसिकता है ये, बहुत ही ज़्यादा गिरी हुई मानसिकता। और कुछ दिन पहले की ही बिहार की एक घटना है जहां पर ऐसा ही कुछ केस हुआ था, और वहां पे भी लड़के को बुला के उसके प्राइवेट पार्ट को काट के तब उसके बाद उसको जला दिया गया था। कुछ ऐसा ही कंडीशन हुआ था। इसलिए मेरे को आपको ये चीज़ें बतानी है कि सब चीज़ें सही है, आपका सबका मानना सही है। सभी के ये कहने होते हैं कि मेरे मम्मी पापा ऐसे नहीं है, मेरे मम्मी पापा ऐसे हैं वैसे हैं, वो चीज़ें सब है, सब अपनी जगह सही है। लेकिन एक तरीके का वो गुस्सा जो होता है ना, वो गुस्सा इंसान से बहुत सी चीज़ें गलत करवा देता है। ठीक है, उस सेंस में मेरा ये कहना है कि सावधानी बरतें, साथ ही साथ एक चीज़ बड़ा ध्यान दें, इतनी आसानी से किसी के ऊपर विश्वास न कर लें। हाँ, बात की जाए उस लड़की की, उस लड़की ने ये कहा है कि मैं अपने पूरे परिवार को जब तक सज़ा नहीं दिला दूंगी तब तक खाना पीना नहीं खाऊंगी। उसने खाना पीना नहीं भी खाया था, वो हॉस्पिटल में एडमिट भी हो गई थी, किसी तरीके से वो बची। उसके बाद उसने अभी तक वैसे ही किया हुआ है, और अब वो सारी ज़िंदगी विधवा बन के बिताएगी, ऐसा उसका कहना है। और उसने उस तरीके के कपड़ों को धारण भी कर लिया है। तो इसकी तरफ से तो प्यार सच्चा था, वो बात में कोई कमी नहीं है, लेकिन एक साइडेड ये तो है कि वो इंसान अब नहीं रहा। अब इनको उस हिसाब से जो भी चीज़ें करनी है वो कर लें, लेकिन सबसे जो मेन बात है वो इंसान अब नहीं रहा है। और उसके चले जाने के बाद आप जो भी कुछ कर लीजिए वो सब बेकार है, वो सब चीज़ें एक अलग लेवल की है। लेकिन सबसे मेन बात कि अब वो इंसान नहीं है, और आए दिन ऐसी चीज़ें होती जा रही हैं, होती जा रही हैं, होती जा रही हैं, बहुत सी होती जा रही हैं। तो इसलिए आप, सबसे बड़ी बात कि आपको कभी भी पूर्ण रूप से किसी के ऊपर इतना भरोसा नहीं करना है कि पागलपन, भरोसा रहे, पागलपन में ना बदले। ठीक है, ऐसा ही एक केस और भी है, लेकिन इस तरीके की चीज़ें देखने के लिए आप मेरे इस चैनल को आप देख सकते हैं, अगर आप इस तरीके की चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं तब। ठीक है, तो आप हम यहीं पे बात ख़त्म करते हैं। बाकी इससे जो संबंधित और टॉपिक है उसे हम अगली वीडियो में देखेंगे। बाकी जो भी कुछ थोड़ा मोड़ा बचा हुआ है हम उसे अगली वीडियो में कवर कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और माफ़ कीजिएगा मैंने आपका इतना टाइम ख़राब किया, लेकिन उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको थोड़ी अच्छी लगेंगी, कुछ तो समझ में आएगा इस चीज़ से। बाकी टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।